हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू अमृत ज्ञान। आज हम फिजिकल केमिस्ट्री का एक नया चैप्टर जिसका नाम मोलैलिटी, नॉर्मलिटी एंड कंसंट्रेशन है, इसका हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। मोलैलिटी मतलब मोलरता, नॉर्मलिटी मतलब होता है नॉर्मलता और कंसंट्रेशन मीन्स सांद्रता। तो आज हम इस चैप्टर में मोलरता, नॉर्मलता और सांद्रता के बारे में स्टडी करेंगे। क्या होती है नॉर्मलता, मोलरता और सांद्रता, देखिए। और हमारी जो बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में किस तरीके से महत्वपूर्ण है और इसमें से कितने मतलब कितना कितना क्वेश्चन किस टाइप से बनता है, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। रसायन विज्ञान में मोलैलिटी यानी मोलैलिटी को हम एम से डिनोट करते हैं, नॉर्मलिटी जिसको हम एन से डिनोट करते हैं, एंड कंसंट्रेशन फंडामेंटल इन केमिस्ट्री स्पेशली फॉर नर्सिंग स्टूडेंट्स। यानी जो नॉर्मलता, मोलरता और सांद्रता की जो अवधारणाएं हैं वह खासकर नर्सिंग छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि ये सॉल्यूशंस यानी जो अंडरस्टैंडिंग सॉल्यूशंस होते हैं, ड्रग्स डोज यानी जो दवा की खुराक होती है कितनी मात्रा में दी जाए, या फिजियोलॉजिकल प्रोसेस यानी ये शारीरिक प्रक्रियाओं को समझने में व्यापक रूप से लागू होती है। फार्माकोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और फिजियोलॉजी जैसे विभिन्न सेक्टर्स में कैलकुलेशन करने के लिए भी इस टॉपिक को समझना आवश्यक है। ठीक है, अब हम बात करते हैं बीएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा की तैयारी में आपकी मदद के लिए ये चैप्टर कितना कारगर साबित होगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इसमें देखेंगे मोलरता। व्हाट इज मोलरिटी? मोलरता क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल definition. What is the definition of molarity? Molarity is a measure of the concentration of a solute in a solution. It is expressed as the number of moles of solute dissolved in 1 liter of solution. यानी मोलरता किसी विलयन में विलय की सांद्रता का एक माप होता है। क्या होता है? जो मोलरता होती है वह किसी विलयन में विलय की सांद्रता का एक माप होता है। इसे 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है। यानी यदि हम कोई सॉल्यूशन लें जिसका जो मेजर है, जिसकी माप है वो 1 लीटर हो और उसमें सल्यूट के कितने मोल घुले हुए हैं, तो यह जो माप होती है वो मोलरिटी कहलाती है। ठीक है, यानी इसका एक सीधे सीधे फॉर्मूला बन जाता है, मोलरता इक्वल टू विलय के मोलों की संख्या अपॉन विलयन का आयतन। क्या होता है बच्चों? विलयन का आयतन यानी वॉल्यूम, और ये वॉल्यूम जो होगा वो लीटर में होगा। ठीक है, इसमें होगा लीटर में। ठीक है, तो मोलरता का सीधा सीधा एक फार्मूला हो जाएगा, जनरल फार्मूला, विलय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। यानी कि 1 लीटर आयतन में विलय के कितने मोलों की संख्या घुली है, यह मोलरता से ज्ञात करते हैं। ठीक है, इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, m यानी मोलरिटी को हम कैपिटल M से लिखते हैं, विलय के मोलों की संख्या को स्मॉल n से लिखेंगे और विलयन का आयतन V से लिखते हैं। तो इसका एक जनरल फार्मूला हो जाएगा m इज इक्वल टू n अपॉन V। ठीक है, और जो मोलों की संख्या होती है उसका फार्मूला भी होता है। अगर हम मोलों की संख्या को ज्ञात करें तो इसका जो फार्मूला होता है वह विलय का भार बटे विलय का अणुभार। भार जो होगा वह इसमें होगा ग्राम में होगा। ठीक है, यानी विलय का भार बटे विलय का अणुभार।
जो विलय के मोलों की संख्या है उसको निकालने का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी यूनिट की। मोलरता की यूनिट क्या है? मोलरता की जो यूनिट होती है इसे हम मोल प्रति लीटर या कैपिटल एम से लिखते हैं। यानी जो मोलरता की यूनिट होती है उसे हम किससे लिखते हैं? मोल प्रति लीटर। ठीक है, या इसे कैपिटल एम से भी डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो यह इसकी यूनिट हो जाएगी। एक हम एग्जाम्पल दे देते हैं। एग्जाम्पल क्या है? यदि 1 लीटर वाटर में if 1 mole of NaCl is dissolved in 1 liter of water, then the molarity of the NaCl solution is 1 mole, 1 मोलता। ठीक है, यानी यदि 1 लीटर पानी में 1 मोल NaCl घोला जाता है तो NaCl की मोलता जो होगी वह 1 होती है। ठीक है, यानी जो फार्मूला बनता है मोलरता का वह क्या होता है? मोलरता M इज इक्वल टू एन अपॉन बी। अब यहाँ पर n क्या है? मोलों की संख्या, और मोल कितने हैं? 1 मोल। ठीक है, और आयतन 1 लीटर है तो 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू 1 m। ठीक है, तो इसकी जो मोलरता हो जाएगी वो 1 हो जाएगी। ठीक है, इसे हम मोल प्रति लीटर भी लिख सकते हैं। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस इन नर्सिंग? नर्सिंग में मोलरिटी का क्या महत्व है? मोलरिटी is important for preparing solution of precise concentrations, especially in pharmaceutical applications, where accurate drug doses need to be administered। यानी इसका मतलब यह हुआ कि मोलरता सटीक सांद्रता के घोल तैयार करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। यानी जब हम कोई सोल्यूशन प्रिपेयर करते हैं, कोई सोल्यूशन बनाते हैं, विलयन बनाते हैं, तो उसकी मोलरता जानना बहुत ही आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि फार्मास्यूटिकल के क्षेत्र में जो विभिन्न प्रकार की मेडिसिन होती हैं उसमें कितनी डोज होनी चाहिए, यानी उसकी डोज के अनुसार जो मेडिसिन होती है वह तैयार की जाती है, इसलिए मोलरिटी का होना बहुत ही आवश्यक है। इट इज आल्सो यूज इन टाइट्रेशन मेथड। ठीक है, इसका उपयोग टाइट्रेशन में भी किया जाता है। ठीक है, which are commonly used in the laboratory for measuring the concentration of a substance। यानी जो टाइट्रेशन मेथड होता है उसमें भी मोलरिटी का उपयोग किया जाता है, जिसका उपयोग प्रयोगशाला में किसी पदार्थ की सांद्रता मापने के लिए भी करते हैं। ठीक है, जो लैब होती है, लैब में जब टाइट्रेशन वाला प्रयोगशाला किया, टाइट्रेशन वाला जो एक्सपेरिमेंट होता है उसे किया जाता है, तो उसमें जो सब्सटेंस होते हैं, पदार्थ होते हैं, तो उसकी मोलरिटी को नापा जाता है, तब जाके टाइट्रेशन मेथड होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नॉर्मलता। नॉर्मलता क्या होती है? डेफिनेशन देख लीजिए। नॉर्मलिटी इज द मेजर ऑफ कंसंट्रेशन दैट इज इक्विवेलेंट टू मोलरिटी मल्टीप्लाइड बाई इक्विवेलेंट फैक्टर स्मॉल n। It is particularly useful in reactions involving acid base or redox reaction, where the number of reactive units is more important than the number of moles। यानी नॉर्मलता सांद्रता का एक माप होता है। ठीक है, जो नॉर्मलता होती है वो कंसंट्रेशन का एक मेजरमेंट होता है जो मोलरिटी को उसके समतुल्य कारक स्मॉल n, यानी जो इक्विवेलेंट फैक्टर होता है, इक्विवेलेंट फैक्टर स्मॉल n से मल्टीप्लाई करने के बराबर होता है। यदि, यानी नॉर्मलता को कैसे निकालते हैं? यदि हम किसी विलयन की अगर मोलरता क्या निकालते हैं, मोलरता निकालें और उसको हम इक्विवेलेंट फैक्टर स्मॉल n से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारी नॉर्मलिटी आ जाती है। यानी n इज इक्वल टू स्मॉल n इंटू m। ठीक है, ये एक इसका जनरल फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? जहां
जहां जो रिएक्शंस होती हैं, कौन सी, एसिड बेस रिएक्शंस में विशेष रूप से उपयोगी होती है। यानी ये नॉर्मलता जो है वो रिडॉक्स रिएक्शन में बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। और प्रक्रियाशील यानी रिएक्टिव यूनिट की संख्या मोल की संख्या से अधिक महत्वपूर्ण होती है। यानी जो रिएक्टिव यूनिट्स होती हैं वह मोल की संख्या से अधिक महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, तो बात समझ में आई। अगर हम किसी विलेन की नॉर्मलता को निकालें तो उसकी मोलता में उसके इक्विवेलेंट फैक्टर स्मॉल n से मल्टीप्लाई करेंगे तो विलेन की नॉर्मलता आ जाती है। ठीक है, यूनिट्स, नॉर्मलता क्या यूनिट होती है, यानी इसको किसमें मापते हैं, यूनिट यानी इकाई, मात्रक। नॉर्मलिटी इज एक्सप्रेस्ड इन इक्विवेलेंट पर लीटर और सिंपली स्मॉल कैपिटल N। ठीक है, यानी जो नॉर्मलता है उसको प्रति लीटर, इसमें नापते प्रति लीटर या केवल कैपिटल N से डिनोट करते हैं। यानी इसको प्रति लीटर समतुल्य यानी इक्विवेलेंट प्रति लीटर या कैपिटल N से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब इक्विवेलेंट फैक्टर क्या है, ये समतुल्य कारक क्या होता है, ये इक्विवेलेंट फैक्टर स्मॉल n। द इक्विवेलेंट फैक्टर डिपेंड्स on the reaction the solute undergoes. For example, in an acid-base reaction, the equivalent factor is the number of protons an acid can denote or the number of hydroxide ions. ठीक है, hydroxide ions a base can accept। यानी जो स्मॉल n है, ठीक है, स्मॉल n क्या होता है, यह एक इक्विवेलेंट फैक्टर है और यानी समतुल्य कारक। यह विलय की प्रक्रिया पर निर्भर करता है। जो विलय है उसके जो फैक्टर होते हैं, विलय का रिएक्शन होता है उस पर निर्भर करता है। जैसे एसिड बेस रिएक्शन में समतुल्य कारक यानी प्रोटॉन, प्रोटॉन यानी H+, प्रोटॉन क्या होता है, H+ आयन की संख्या है जो यह दान करता है। यानी H+ क्या होगा, यह इलेक्ट्रॉन्स को दान करेगा। ठीक है, और हाइड्रोक्साइड आयन की संख्या जो है वो उसको ग्रहण करता है। ठीक है, यानी इसका मतलब ये हुआ जो स्मॉल n है बिलियन में कितने इलेक्ट्रॉन्स त्यागे हैं, यानी कितने इलेक्ट्रॉन्स त्यागे हैं, यानी कितने H+ आयन होते हैं, या कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे हैं, यानी कितने OH- आयन होते हैं। ठीक है, तो वह स्मॉल n कहलाता है। जैसे HCl, HCl क्या होता है, एक मोनोप्रोटिक एसिड है। ठीक है, क्या है, मोनोप्रोटिक एसिड। तो इसके लिए स्मॉल n का मान, कैपिटल स्मॉल n का मान जो होगा वो 1 होगा। ठीक है, क्योंकि HCl को अगर हम ब्रेक करें तो ये जो टूटेगा वो H+ Cl-, तो इसमें कितने प्रोटॉन है, 1। तो इसलिए मोनोप्रोटिक एसिड के लिए कितने H हो जाएंगे, कितने N हो जाएगा, 1। ठीक है, इसी तरीके से H2SO4 एक डाइप्रोटिक एसिड है, H2SO4, ये अगर हम इसको तोड़ें तो ये इस तरीके से टूटेगा, 2H+ SO4 -2। ठीक है, यहाँ पर 2 प्रोटॉन है, इसलिए इसके लिए N का मान जो होगा वह 2 हो जाएगा। बात समझ में आई। ठीक है, एक बार फिर समझ लीजिए, HCl क्या है, एक मोनोप्रोटिक एसिड है, इसमें एक H+ आयन होता है, इसलिए इसका जो समतुल्य कारक फैक्टर होगा, इक्विवेलेंट फैक्टर स्मॉल n, वह 1 होगा। और H2SO4 एक डाइप्रोटिक एसिड है और इसमें 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 H+ आयन होते हैं, इसलिए इसका इक्विवेलेंट फैक्टर जो होगा वह 2 होगा। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल टू प्रिपेयर ए 1 नॉर्मलता सॉल्यूशन ऑफ HCl। ठीक है, देखिए HCl का 1N घोल तैयार करने के लिए, जो HCl का 1N घोल तैयार किया जाता है उसके लिए HCl की मोलता 1m होगी, इक्विवेलेंट फैक्टर
1 होगा, क्योंकि HCl एक मोनोप्रोटिक एसिड होता है, तब इसकी नॉर्मलता जो हो जाएगी वह 1n होगी। ठीक है, देखिए किस तरीके से हमें जानते हैं, वी नो दैट नॉर्मलिटी इज इक्वल टू स्मॉल n इंटू कैपिटल M। ठीक है, अब यहाँ पर एक HCl है, क्या है, HCl सोल्यूशन है। HCl में एक H प्लस होगा यानी इक्विवेलेंट फैक्टर 1, और इसकी मोलरता जो होती है वो 1 होगी। ठीक है, दैट इज द नॉर्मलिटी इज आल्सो 1। ठीक है, दैट इज द नॉर्मलिटी इज आल्सो 1। ठीक है, यानी HCl के लिए जो नॉर्मलता होगी वो 1n हो जाएगी। ठीक है, नाउ इंपॉर्टेंस इन नर्सिंग। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ नॉर्मलिटी इन नर्सिंग? नर्सिंग में नॉर्मलता का क्या महत्व है? शरीर के तरल पदार्थों में अम्ल, क्षार और अन्य रिएक्टिव रिएक्शंस, ठीक है, रिएक्टिव रिएक्शन जैसे विलेन की सांद्रता निर्धारित करने के लिए अनुमापन में समानता अत्यंत महत्वपूर्ण है। नॉर्मलिटी इज क्रूशियल इन टाइट्रेशन टू डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस such as acid, base and other reactive substance in bodily fluids। ठीक है, यानी नॉर्मलता जो होती है वो शरीर के तरल पदार्थों से मतलब शरीर के तरल पदार्थों से मतलब रखती है, यानी कि अम्ल, क्षार और अन्य क्रियाशील पदार्थों जैसे विलेन की सांद्रता निर्धारित करती है। ठीक है, उसमें जो टाइट्रेशन मेथड होता है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, it is also used in clinical chemistry for determining the concentration of electrolytes and drugs in blood or urine। नॉर्मलता का जो उपयोग होता है वो नैदानिक रसायन विज्ञान में ब्लड या यूरिन में इलेक्ट्रोलाइट्स और मेडिसिन की कंसंट्रेशन के रूप में भी किया जाता है। ठीक है, यानी जो शरीर में ब्लड होता है या यूरिन होता है उसमें कितने मात्रा में इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, या जो ड्रग्स होती हैं, दवाइयाँ होती हैं, उसमें उसकी कितनी सांद्रता है इसको निर्भर करती है। ठीक है, नाउ थर्ड इज कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन मीन्स सांद्रता। कंसंट्रेशन refers to the amount of solute present in a given quantity of solvent or solution। Concentration can be expressed in several ways such as molarity, normality, mass percent और वॉल्यूम परसेंट। यानी जो सांद्रता होती है किसी विलायक या घोल की सांद्रता उसमें मौजूद विलेय की मात्रा को संदर्भित करती है। ठीक है, रिफर करती है, यानी जो सांद्रता है वह विलायक की दी गई मात्रा में मौजूद विलेय की मात्रा को संदर्भित करती है। ठीक है, यानी विलायक में कितनी मात्रा में विलेय पदार्थ है। सांद्रता को कई तरीकों से व्यक्त किया जा सकता है, जैसे मोलरता, नॉर्मलता, द्रव्यमान प्रतिशत या आयतन प्रतिशत। मोलरता, नॉर्मलता, ठीक है, द्रव्यमान प्रतिशत यानी मास परसेंट और वॉल्यूम परसेंट यानी आयतन प्रतिशत। ठीक है, टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशन यानी सांद्रता के प्रकार क्या क्या है। कंसंट्रेशन के प्रकार देखिए, सबसे पहला मोलरता। ठीक है, अभी हम पढ़ भी चुके हैं, प्रति लीटर आयतन में घुले हुए मोलों की संख्या को विलेन की मोलरता कहते हैं। प्रति लीटर विलेन में विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं बच्चों? विलेन की मोलरता कहते हैं। अभी हमने ऊपर पढ़ा था। ठीक है, मोलरिटी। अब मोललता क्या होती है? मोललता तो हम पढ़ चुके हैं, मोललता नहीं पढ़ी है, यानी मोलैलिटी, इसको स्मॉल m से डिनोट करते हैं। यहां पर जैसे मोललता में क्या था? प्रति लीटर विलेन, और यहां पर हो जाएगा प्रति किलोग्राम विलायक। क्या हो जाएगा? प्रति किलोग्राम विलायक में विलेय के मोलों की संख्या। ठीक है, जो मोललता होती है तो मोललता का जो फार्मूला बन जाएगा वह क्या बनेगा? विलायक का यानी
देखिए विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार, ठीक है, और यह किलोग्राम में होता है। ठीक है, इस तरीके से मोलरता और मोलरता में जो अंतर होगा वह केवल यहां पर होगा। जो मोलरता होती है वह प्रति लीटर बिलियन में मोलों की संख्या होती है। ठीक है, और जो मोलरता होती है वह प्रति किलोग्राम विलायक, ठीक है, जो विलायक उसमें बिलियन में घुला हुआ है। ठीक है, तो प्रति किलोग्राम विलायक में विलेय के मोलों की संख्या क्या होगी। ठीक है, विलेय विलयन विलायक। ठीक है, विलेय क्या होता है, जो चीज सॉल्यूशन में घोली जाती है। विलायक जिसके द्वारा विलेय पदार्थ घोला जाता है, और इन दोनों को मिला के एक विलयन तैयार होता है। ठीक है, जैसे देखिए मोलरता इज इक्वल टू मोल प्रति किलोग्राम। ठीक है, ये इसका मात्रक हो जाएगा। ठीक, यूनिट हो जाएगा। नेक्स्ट मास परसेंट, यानी द्रव्यमान प्रतिशत। प्रति 100 ग्राम विलयन में विलेय का द्रव्यमान ग्राम, यानी द मास ऑफ सल्यूट इन ग्राम्स पर 100 ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन। यानी द्रव्यमान प्रतिशत होती है वो क्या होती है, सॉल्यूशन का द्रव्यमान, यानी सॉल्यूशन जो भी बिलियन है उस बिलियन में कितने ग्राम सल्यूट, सल्यूट मतलब विलेय पदार्थ घुला हुआ है। ठीक है, यानी बिलियन में कितने ग्राम विलेय पदार्थ घुला हुआ है वह उसकी द्रव्यमान प्रतिशत होती है। ठीक है, जैसे यहां पर एक एग्जाम्पल दिया है द्रव्यमान प्रतिशत के लिए। देखिए द्रव्यमान प्रतिशत के लिए उदाहरण, यदि 5 ग्राम NaCl को 95 ग्राम पानी में घोला जाता है, if 5 grams of NaCl is dissolved in 95 grams of water, then the mass percent देखिए क्या हो जाएगा, मास परसेंट। अब यहां पर देखिए 5 ग्राम NaCl घोला गया है, यानी जो विलेय की मात्रा है, सल्यूट कितना है, सल्यूट बटे सॉल्यूशन इंटू 100। ठीक है, अब सल्यूट कितना है, सल्यूट जो है वह 5 ग्राम है, और सॉल्यूशन कितना हो गया, 5 प्लस 95 यानी 100, कितना हो जाएगा टोटल 100, क्योंकि सॉल्यूशन जो होता है वो सल्यूट प्लस सॉल्वेंट को मिला के सॉल्यूशन बनता है। ठीक है, तो 5 ग्राम सल्यूट और सॉल्वेंट 95 ग्राम, देन द टोटल ऑफ सॉल्यूशन इज 100 ग्राम। ठीक है, इनटू 100, 100 से 100 ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 5%। तो इसका जो द्रव्यमान प्रतिशत होगा वो 5% हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम मास परसेंट को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, कैसे ज्ञात करेंगे, जितना भी सल्यूट है उसको ऊपर रखेंगे और सॉल्यूशन को उसके भाग करा देंगे उससे, और 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे, तब जाके ये परसेंटेज निकल आएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं वॉल्यूम परसेंट। वॉल्यूम परसेंट यानी आयतन प्रतिशत। प्रति 100 मिलीलीटर बिलियन में विलेय की मात्रा को वॉल्यूम परसेंट कहते हैं। जैसे मास परसेंट क्या थी, वहां पर मास ऑफ सॉल्यूशन था, और यहां पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, जैसे मास परसेंट में मास हो जाएगा यहाँ पर दोनों में, मास ऑफ सॉल्यूट मास ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ पर वॉल्यूम में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और इनटू 100। ठीक है,
बिल्कुल सेम है, कोई चेंजेस नहीं है। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। पार्ट्स पर मिलियन, पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन यानी पीपीएम, यह भी एक सांद्रता मापने की एक इकाई होती है। द मास ऑफ सॉल्यूट इन मिलीग्राम्स पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, स्पेशली यूज्ड फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, यानी प्रति लीटर घोल में मिलीग्राम में विलेय का द्रव्यमान विशेष रूप से बहुत ही पतले घोल के लिए उपयोग किया जाता है। यानी जो पीपीएम है, पीपीएम कंसंट्रेशन नापने की एक बहुत ही छोटी इकाई होती है, जिसे बहुत ही डाइल्यूट सोल्यूशन जो होते हैं, बहुत ही पतले घोल होते हैं, जिसमें बहुत ही कम मात्रा में सल्यूट मिला हुआ होता है, ठीक है, बहुत ही कम मात्रा में सल्यूट मिला हुआ होता है, तब हम उसे पीपीएम में ज्ञात करते हैं, यानी पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। यानी 1 लीटर में कितने मिलीग्राम विलेय पदार्थ घुला हुआ है, ग्राम नहीं, मिलीग्राम, ठीक है, क्योंकि 1 लीटर में 1000 ग्राम होते हैं, फिर 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं, ठीक है। तो एक बहुत ही छोटी मात्रा हो जाती है, ठीक है, बहुत ही छोटी मात्रा जब बिलियन में घुली होगी तो उसे पीपीएम में ज्ञात किया जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंस इन नर्सिंग, कंसंट्रेशन का नर्सिंग के क्षेत्र में क्या महत्व है, ठीक है। कंसंट्रेशन इज इंपॉर्टेंट इन अंडरस्टैंडिंग द effectiveness of pharmaceutical drugs, where the correct concentration determines dose and effectiveness, यानी औषधीय जो मेडिसिन है, मेडिसिन के क्षेत्र में सांद्रता जो कंसंट्रेशन है उसको समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। फार्मास्यूटिकल ड्रग्स के क्षेत्र में सांद्रता यानी कंसंट्रेशन को समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो ड्रग्स बनाए जाते हैं यानी जो मेडिसिन तैयार की जाती है उसमें कितनी मात्रा में उसकी सांद्रता रखनी चाहिए ताकि एक विशेष रोग के लिए उपयोगी साबित हो सके, ठीक है। इसलिए नर्सिंग के क्षेत्र में सांद्रता का पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। इट आल्सो हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द ऑस्मोलिटी ऑफ बॉडी फ्लूइड लाइक ब्लड विच इज crucial in clinical diagnostic and intravenous therapy, यानी इसका मतलब ये हुआ रक्त जैसे शरीर के तरल पदार्थों की ऑस्मोलिटी को समझना, यानी जो रक्त है उसमें रक्त या एक लिक्विड फॉर्म में होता है, उसकी ऑस्मोलिटी को समझना जो डायग्नोस्टिक और अंतःशरा यानी इंटरेक्टिव थेरेपी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, ठीक है। तो शरीर में रक्त पाया जाता है उसकी ऑस्मोलिटी को समझने के लिए इसकी सांद्रता यानी जो सांद्रता वाला चैप्टर है उसको समझना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। नाउ रिलेशनशिप बिटवीन मोलरिटी, नॉर्मलिटी एंड कंसंट्रेशन, यानी मोलरता, नॉर्मलता और सांद्रता के बीच क्या रिलेशन है, ठीक है। यानी ये तीनों किस तरीके से आपस में रिलेट करते हैं, कोरिलेट करते हैं। ये तीनों शब्द जो होते हैं, these three terms are related but differ in their application, यानी ये जो तीनों शब्द हैं मोलरिटी, नॉर्मलिटी एंड कंसंट्रेशन, ये आपस में संबंधित होते हैं, रिलेट करते हैं, लेकिन इसके जो एप्लीकेशंस हैं वो अलग अलग होते हैं। मोलरिटी, नॉर्मलिटी एंड कंसंट्रेशन के बीच रिलेशन को इस प्रकार हम संक्षेप में प्रस्तुत कर सकते हैं, जैसे फर्स्ट इज मोलरिटी एंड नॉर्मलिटी रिलेशनशिप, यानी मोलरता और नॉर्मलता में संबंध। मोलरता और नॉर्मलता में क्या संबंध होता है? फॉर मोनोप्रोटिक एसिड एंड बेस, मोलरिटी एंड नॉर्मलिटी आर द सेम लाइक HCl, NaOH एक्सेट्रा, यानी जो मोनोप्रोटिक अम्ल और क्षार होते हैं उनके लिए मोलरता और नॉर्मलता इक्वल होती है, क्योंकि इसके लिए जो इक्विवेलेंट फैक्टर की वैल्यू जो होती है स्मॉल n वह 1 होती है, ठीक है। जैसे HCl क्या है, एक मोनोप्रोटिक एसिड होता है जिसके लिए n का मान 1 होगा। ऐसे ही NaOH ये एक मोनोप्रोटिक बेस होता है जिसके लिए n की वैल्यू जो होगी वह 1 होती है, तो इसलिए इनके लिए
नॉर्मलता और मोलरता का मान समान होगा। ठीक है। डाइप्रोटिक डाइप्रोटिक एसिड like H2SO4 or polyvalent bases normality will be n times the molarity where Nn is the number of reactive ions। यानी डाइप्रोटिक अम्ल जैसे H2SO4 क्या है, H2SO4 या बहुसंयोजित क्षार यानी पॉलीवेलेंट बेस, इसके लिए जो नॉर्मलता और मोलरता में संबंध होता है वह किसके बराबर होगा, देखिए, यानी जितने स्मॉल n होंगे, जितने इक्विवेलेंट फैक्टर होंगे, वह उतने ही टाइम्स क्या होगी, मोलरता की, मतलब उतने ही मोलरता की टाइम्स होगी, यानी सामान्यतः मोलरता की n गुना होगी। जैसे मोनोप्रोटिक, ये डाइप्रोटिक है H2SO4, H2SO4 में n की वैल्यू 2 होगी, n की वैल्यू कितनी होगी, 2, तो इसकी जो नॉर्मलता होगी वह मोलरता का 2 गुना होगी। ठीक है, यानी मोलरता का कितने टाइम्स होगी, 2 टाइम्स होगी। ठीक है, बात समझ में आई। तो जितना n का मान होगा उतने ही गुना नॉर्मलता होगी। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ मोलरिटी टू नॉर्मलिटी कंजर्वेशन, यानी मोलरता से नॉर्मलता रूपांतरण का उदाहरण। ठीक है, मोलरता से नॉर्मलता में किस तरीके से बदलेंगे। फॉर ए 1 m सोल्यूशन ऑफ H2SO4 द नॉर्मलिटी इज क्या होगी, देखिए, H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड के लिए एक मोलरता सांद्रता का एक घोल है। ठीक है, तब इसकी जो नॉर्मलिटी हो जाएगी वह कितनी हो जाएगी, नॉर्मलिटी n इज इक्वल टू n इंटू m, n इज इक्वल टू 2 इंटू 1 दैट इज 2n, कितनी हो जाएगी, 2 टाइम्स हो जाएगी। ठीक है, यानी H2SO4 के लिए जो नॉर्मलिटी होगी वह मोलरता का 2 गुना होगी। ठीक है, यानी 2n। नर्सिंग में महत्व, इंपॉर्टेंस इन नर्सिंग, देखिए, अंडरस्टैंडिंग these relationships is crucial when preparing drug solutions, especially intravenous fluids, where both molarity and normality plays role in determining concentration of active ingredients। यानी औषधि समाधान तैयार करने के लिए जो भी औषधियां तैयार की जाती हैं, यानी जो दवाइयां तैयार की जाती हैं विभिन्न प्रकार की, उसके लिए उसको तैयार करते समय हम विशेष रूप से इंट्रावेनस फ्लूइड्स यानी अंतःशिरा तरल पदार्थ, जहां मोलरता और नॉर्मलता दोनों सक्रिय अवयवों की सांद्रता निर्धारित करने में रोल प्ले करते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, नॉर्मलता, यानी नॉर्मलता और मोलरता का संबंध क्या होता है नर्सिंग के क्षेत्र में, ये समझना क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो विभिन्न प्रकार की दवाइयां तैयार की जाती हैं उसके लिए नॉर्मलता और मोलरता का संबंध के बारे में पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। एप्लीकेशन इन नर्सिंग, नर्सिंग में यानी नर्सिंग के अनुप्रयोग, नर्सिंग में क्या अनुप्रयोग है, एप्लीकेशन, नर्सिंग के क्षेत्र में क्या क्या उपयोग कर सकते हैं। प्रिपरेशन ऑफ सोल्यूशन, क्या पहला अनुप्रयोग देखिए, प्रिपरेशन ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक है, यानी जो भी सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है, बिलियन, सॉल्यूशन मतलब बिलियन, जो भी बिलियन होते हैं उसको किस तरीके से तैयार किया जाता है। ठीक है, नर्सेस एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स often prepare solutions for intravenous administration, knowing how to calculate the correct molarity or normality ensure that the right amount of drugs is administered। यानी नर्स और स्वास्थ्य सेवा पेशेवर अक्सर अंतःशिरा प्रशासन के लिए सॉल्यूशन तैयार करते हैं। यानी क्या होता है, नर्सिंग के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के सॉल्यूशन तैयार किए जाते हैं। लैब में जब हम जाते हैं तो विभिन्न प्रकार के सॉल्यूशन तैयार करते हैं, तो उसको तैयार करने के लिए जो नॉर्मलिटी और मोलरिटी है उसके संबंध को पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, सेकंड, ड्रग डोज कैलकुलेशन,
यानी जो दवा है उसकी कितनी डोज दी जाए, इसकी कैलकुलेशन करने के लिए भी मोलरता और नॉर्मलता का अध्ययन करना बहुत ही आवश्यक है। मोलरता और नॉर्मलता दवाओं की खुराक की गणना में बहुत ही महत्वपूर्ण है, खासकर तब जब दवाओं की सटीक सांद्रता तैयार करने में आवश्यक होती है। ठीक है, यानी जो भी मेडिसिन तैयार की जाती है उसकी कितनी सांद्रता रखी जाए, इसके लिए मोलरिटी और नॉर्मलिटी का पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, नाउ स्टडी टिप्स फॉर मोलरिटी, नॉर्मलिटी एंड कंसंट्रेशन, यानी मोलरता, नॉर्मलता और सांद्रता के लिए अध्ययन युक्तियां, यानी किस तरीके से हम इसको पढ़ें, ठीक है, जिससे कि हमारी परीक्षा बहुत ही बेहतर ढंग से हो सके। अंडरस्टैंड द बेसिक फार्मूलाज, इस चैप्टर में नॉर्मलिटी, मोलरिटी एंड कंसंट्रेशन, ठीक है, ये पढ़ाया जाता है। ठीक है, जिसमें विभिन्न प्रकार के क्या होते हैं, फार्मूलेस होते हैं। ठीक है, विभिन्न प्रकार के फार्मूला होते हैं जिन्हें याद करना चाहिए, ताकि कोई भी हमारा कोई सवाल आ जाए, ठीक है, तो उसको आसानी से हम सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, जो नॉर्मलिटी, मोलरिटी और कंसंट्रेशन से संबंधित सूत्र हैं, ठीक है, उसको याद करें, समझें और ये सुनिश्चित करें कि आप जो कोई प्रश्न आ जाए तो उसके लिए आप कितने तरीके से तैयार हैं, उसको सॉल्व करने में कितना सक्षम हो पाएंगे। ठीक है, प्रैक्टिस कैलकुलेशन, इस चैप्टर में कैलकुलेशन बहुत ही आती है, मतलब इस चैप्टर में कैलकुलेशन करना बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो बार बार कैलकुलेशन करने का अभ्यास करें ताकि मोलरिटी और नॉर्मलिटी की हम सटीक कैलकुलेशन कर सकें और हमारा आंसर एकदम सटीक आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट, अप्लाई टू रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स, यानी इस चैप्टर में जो भी पढ़ाया जाता है उसको रियल वर्ल्ड में, जो वास्तविक दुनिया का उदाहरण है, उस पर लागू करें। ठीक है, जैसे लैब में जाकर सॉल्यूशन तैयार करना, ठीक है, या मेडिसिन तैयार करना, इस टाइप से हम वास्तविक जीवन से जुड़े हुए एग्जाम्पल्स को लेंगे, तब हमें ये नॉर्मलिटी, मोलरिटी वाला चैप्टर है वो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, जिससे आपकी समझ को और ज्यादा मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। ठीक है, वर्क विद यूनिट कन्वर्जन्स, ठीक है, इकाई रूपांतरण के साथ कार्य करें, यानी इसमें जैसे नॉर्मलता को मोलरता में बदलना या मोलरता को नॉर्मलता में बदलना। ठीक है, इस तरीके से जो भी कन्वर्जेंस हैं उसको तैयार करें। ठीक है, विशेष रूप से द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत और मोल के संदर्भ में। ठीक है, इनका कन्वर्जन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, यूज फ्लैश कार्ड्स, यानी फ्लैश कार्ड का उपयोग करें। फ्लैश कार्ड मतलब मार्केट में फ्लैश कार्ड मिल जाते हैं, उस पर हम मोलरिटी का फार्मूला लिख लें, नॉर्मलिटी का फार्मूला लिख लें, ठीक है, कंसंट्रेशन, वॉल्यूम परसेंट, मास परसेंट, इस तरीके से इनके फार्मूले लिख लें और अलग अलग उनके मात्रक लिख लें, तो हम क्या करेंगे, उन फ्लैश कार्ड के द्वारा आसानी से हम याद कर सकते हैं। ठीक है, फ्लैश कार्ड के माध्यम से जब अध्ययन करते हैं तो हमें ज्यादा समझ में आ जाता है। निष्कर्ष, कंक्लूजन, देखिए, a solid understanding of molarity, normality and concentration is essential for students preparing for the BSc Nursing entrance exam. These concepts are vital for understanding solutions, drug dose, metabolic process and clinical diagnostic. While mastering the calculation and their application, you will be well prepared for both your exam and your future studies in nursing. यानी बीएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए मोलरता, नॉर्मलता और सांद्रता की ठोस समझ बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि ये अवधारणाएं विभिन्न प्रकार की जो समाधान है, सॉल्यूशंस है, मतलब सॉल्यूशंस तैयार करने के लिए, ठीक है, या डोज, ड्रग डोज के लिए, या मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए एंड अदर क्लिनिकल डायग्नोस्टिक्स को समझने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। ठीक है,
इसी तरीके से ये विभिन्न प्रकार के कैलकुलेशंस या उनके एप्लीकेशंस, यानी जो मॉडलिटी में कैलकुलेशन आती है या उनके क्या यूजेस हो सकते हैं, क्या एप्लीकेशन होते हैं, इसमें महारत हासिल करना भी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिससे आप अपनी इंट्रेंस एग्जाम की परीक्षा, यानी जो भी इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप, ठीक है, उसके लिए और भविष्य में जब आप डॉक्टर बनेंगे या नर्स बनेंगे तो उसके लिए अच्छी तरह से आप तैयार हो पाएंगे। इसलिए यह नॉर्मलिटी, मॉडलिटी एंड कंसंट्रेशन वाला चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। आज के लिए इतना ही, ठीक है। आप इससे जुड़े हुए विभिन्न प्रकार के एमसीक्यूज लगा सकते हैं, ठीक है। विभिन्न प्रकार की किताबें आती हैं, उससे पढ़िए और एमसीक्यूज लगाइए, ठीक है। इससे संबंधित जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं उनको देखिए और बारी बारी से उनकी कैलकुलेशन करना सीखिए, जिससे आप अपनी परीक्षा को बेहतर ढंग से तैयार कर पाए और आप एक परीक्षा की तैयारी के लिए बहुत ही आसानी से प्रिपेयर्ड हो पाएंगे, जिससे अपनी परीक्षा को पास कर पाएंगे और आप बेहतर ढंग से अच्छे नंबर लाएंगे तो आपको एक बेहतर कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। इसी के साथ हम आज अपना ये टॉपिक क्लोज करते हैं। अब हम अपने एक नए टॉपिक में मिलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार।